अकाउंटिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा जगत का सबसे महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसने हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है। फिर चाहे बीएड, टेट, सीटेट तथा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों न हो, हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है। तो सबसे पहले पर्यावरण का जो पेपर बनता है उसके नेचर को हम जान लेते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण के अंतर्गत कई सारे विषयों का अध्ययन करना होता है। तो जान लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। सबसे पहला जो है पर्यावरण, कौन सा है? पर्यावरण। इसी के अंतर्गत एक और होता है पारिस्थितिकी। उसके बाद होता है आपका भूगोल। ये सारे ही विषय पर्यावरण के अंतर्गत ही चलते हैं। एक होता है आपका इतिहास, प्राचीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास दोनों ही पढ़ने होते हैं। इतिहास तथा नागरिक शास्त्र। उसके बाद एक और होता है आपका जीके एंड। सारे ही विषय आपको पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज, जीके, जनरल नॉलेज, सीए, करंट अफेयर्स होते हैं। लेकिन पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से आपका 40% पेपर इसी से बनता है। 40% पेपर इसी से बनता है। बाकी के इन तीनों से 60% लिया जाता है। देखिए, भूगोल, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र, जीके और करंट अफेयर्स समय के साथ इनका लेवल बढ़ता रहता है, लेकिन पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का लेवल और प्रश्नों का आकार लगभग सेम ही रहता है। तो सबसे पहले आज की हम इस कक्षा में पर्यावरण को पढ़ेंगे। वीडियो में पर्यावरण को बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ देखिए। इसके शाब्दिक अर्थ को दो जगह बांटा गया है। किस जगह बांटा गया है? दो जगह। कौन कौन सा है? हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ तथा अंग्रेजी शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो सबसे पहले हम उठाएंगे हिंदी शब्द का। हिंदी शब्द कौन सा होता है हमारा? हिंदी शब्द होता है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं दो शब्द आपके? परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है आपका घेरे हुए। इसके अर्थ से संबंधित कई बार प्रश्न बना है। अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। ये तो हो गई हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया। इससे बीएड में कई सारे प्रश्न बने हैं आपके। अब आती है अंग्रेजी शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो आपका अंग्रेजी शब्द कौन सा होता है? इन्वायरमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है। देखिए, एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा के, किससे लिया गया है? ये फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर, किससे लिया गया है? एनवायरोनर से लिया गया है। दोनों से प्रश्न बनते हैं आपके। एनवायरोनर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। जिसका अर्थ होता है पड़ोस।
या कह सकते हैं पास पड़ोस, दोनों ही वर्ड कह सकते हैं, पास पड़ोस। अर्थात इससे क्या बन गया आपका, अर्थात हमारे हमारे पास पड़ोस मौजूद मौजूद लोग वस्तुएं प्रकृति को मिला के प्रकृति आदि पर्यावरण कहलाते हैं, आदि पर्यावरण कहलाते हैं। देखिए इससे संबंधित कई बार प्रश्न बना। एनवायरनमेंट किस भाषा से लिया गया है, एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा से लिया गया है, आप याद रखेंगे इसे। ये तो पर्यावरण के अर्थ संबंधित दोनों बातें हो गई। हमने हिंदी शब्द का अर्थ भी समझ लिया, अंग्रेजी शब्द का भी अर्थ समझ लिया। अब बात सीधी आ जाएगी पर्यावरण के घटक। तो देखिए पर्यावरण के घटकों को हम परिभाषा के माध्यम से ही निकाल सकते हैं, पर्यावरण के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे आसपास की चीजें जो हमको घिरती हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपको दो ही प्रकार की वस्तुएं दिख रही होंगी, एक प्राकृतिक तथा दूसरी मानव निर्मित। कैसे, जैसे कि मेरे सामने एक दीवार है जो कि मानव निर्मित है, लेकिन दीवार और मेरे बीच में जो वायु का आवरण है वह प्रकृति की देन है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के दो घटक हैं, पर्यावरण के दो घटक हैं। लिख लीजिए, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हो गए, एक होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा होता है आपका मानव निर्मित घटक। ठीक है, तो आप समझ भी गए कि कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, क्योंकि मनुष्य को दो ही प्रकार की वस्तुएं घेरती हैं, एक होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है मानव निर्मित। देखिए मानव ने केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं को बनाया है जो कि बेजानदार यानी निर्जीव होती हैं, लेकिन प्रकृति ने दो प्रकार की वस्तुओं को बनाया है, लेकिन प्रकृति ने दो प्रकार की वस्तुओं को। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के दो घटक हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है आपका जैविक घटक और दूसरा होता है आपका अजैविक घटक। इसे कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, इसे कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और इसे कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। मानव ने एक ही प्रकार की चीजें बनाई हैं जो कि बेजानदार हैं, जैसे कि सड़क है आपकी, मानव निर्मित है, पार्क है, मानव निर्मित है, इमारतें हैं और भी कई प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। अब आती है बात जैविक घटक तथा अजैविक घटक। इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। जैसे कि जैविक घटक में क्या आता है, संसार की समस्त जानदार वस्तुएं जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। संसार की समस्त जानदार वस्तुएं जैविक घटक के अंदर आती हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे जीव जंतु, चाहे वो फिर कोई भी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी, सब आ जाएंगे जीव जंतुओं के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरे होते हैं पादप यानी वनस्पतियां, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है, सभी प्रकार के पौधे तथा शैवाल भी एक प्रकार का पौधा है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। तो कह सकते हैं हम शैवाल एक जलीय पौधा है। अब आती है बात अजैविक घटक के अंतर्गत। तो आपके अजैविक घटक के अंतर्गत हम जानते हैं इसमें क्या है, बेजानदार चीजें जो कि निर्जीव होती हैं वही आएंगी, लेकिन प्रकृति की देन होती हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत वही वस्तु आएंगी जो प्रकृति की देन है लेकिन निर्जीव हैं, जैसे कि मृदा यानी इसे कहते हैं मिट्टी। उसके बाद वायु, प्रकाश, चट्टानें और भी कई सारी चीजें हैं, प्राकृतिक और भी कई सारी चीजें हैं, अजैविक भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं,
दो घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक तथा मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक एक ही प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित घटक एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन प्राकृतिक घटक के दो प्रकार होते हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत संसार की समस्त जानदार वस्तुएं जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं पर्यावरण के क्षेत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण के क्षेत्र, देखिए पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, समझ लीजिए। सबसे पहला आता है आपका स्थलमंडल, उसके बाद अगला आता है आपका जलमंडल, उसके बाद अगला आता है आपका वायुमंडल, उसके बाद अगला आता है आपका वायुमंडल, जैवमंडल। चलिए एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं, पॉइंट डाल के लिख लीजिए। स्थलमंडल, स्थलमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह खनिजों चट्टानों से मिलकर बनी है। इसका पृथ्वी के 29% भाग पर कब्जा है। तो लिख लीजिए, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को स्थलमंडल कहते हैं, जिस पर हम निवास करते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, यह खनिजों को मिला के चट्टानों के अंतर्गत क्या क्या आता है, शैल आती हैं आपकी, शैलों से मिलकर बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आप जो आपकी पूर्ण पृथ्वी है, इसका पृथ्वी के 29% भाग पर कब्जा है। 29% भाग पर कब्जा है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देख लीजिए। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, महाद्वीप जो कि स्थलमंडल का सबसे बड़ा आकार है। महाद्वीप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मिट्टी आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके स्थलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब सीधा आ जाते हैं जलमंडल की तरफ। जलमंडल के अंतर्गत है, स्थलमंडल के अलावा पृथ्वी के बाकी हिस्से पर पानी के विस्तार को ही जलमंडल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। स्थलमंडल के अलावा पृथ्वी के बाकी हिस्से पर पानी का विस्तार है, और इसे ही जलमंडल कहते हैं। इसका जो आपकी पृथ्वी है, इसका पृथ्वी के 3/4 यानी कि 3/4 यानी 71% भाग पर कब्जा है। 29 पर क्या है, आपका स्थलमंडल का कब्जा है, तो बाकी की
100% में से कितना बचा? 31% भाग पर कब्जा है। किसका है? स्थल मंडल का, या किसका है? जलमंडल का, यानी सबसे ज्यादा आपका पृथ्वी पर जल ही मौजूद है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख लीजिए। इसके अंतर्गत आता है आपका, सबसे पहले गाएंगे महासागर। जैसा कि आपको पता होगा, आपके 5 महासागर हैं। महासागर, सागर, नदी, झील, तालाब, इन सबको जलमंडल के अंतर्गत, इन सब का अध्ययन हम जलमंडल के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, नोट करके एक बात लिख लीजिए अलग से, इससे प्रश्न बनता रहता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका? तो आपका सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है, और यह सबसे गहरा भी है। तो इस गहराई से संबंधित आपका प्रश्न बनता है अक्सर। यह है, इसकी सबसे गहरी खाई कौन सी है? इससे प्रश्न बनता है आपका अक्सर। इसकी सबसे गहरी खाई, इसकी सबसे गहरी खाई है आपकी, जिसका नाम है मैरियाना या चैलेंजर। मैरियाना या चैलेंजर है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे वायुमंडल। ये तो हमारे, ये कौन सा था? दूसरा था। अब आ जाते हैं सीधे वायुमंडल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी से बनते हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी स्थलमंडल और जलमंडल पर जो आपकी वायु का आवरण है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो लिख लीजिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, बस छोटी छोटी परिभाषाएं लिखाई गई हैं, जिससे कि आप समझ जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर ये आपकी गैसें दी गई हैं, लेयर बनी हुई है। ठीक है, बीच में हमारी पृथ्वी है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? गैसें, जलवाष्प और धूल के कण, यानी डस्ट पार्टिकल भी आपके इसी में शुमार हैं। धूल के कण। अब आती है बात, अक्सर इससे प्रश्न बनता है, इसके अंदर एक और लिख लीजिए नोट करके। इसमें सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? सबसे अधिक गैस आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। और इसके अलावा एक और गैस पाई जाती है। इन दो गैसों की सबसे ज़्यादा मात्रा है वायुमंडल में। ऑक्सीजन पाई जाती है आपकी 20%। ठीक है, इससे प्रश्न बनता है कि 5 पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में आपके सवाल कैसे बनते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो इस लिहाज से हमें इनको सीरियल से याद करना पड़ेगा, और सीरियल से याद करने के लिए एक ट्रिक लिख लीजिएगा। छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ से बन जाता है आपका क्षोभ मंडल। सबको से बन जाता है आपका समताप मंडल।
सबको से बन जाएगा आपका समताप मंडल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी मंडल के अंतर्गत हमारी ओजोन परत होती है, जो कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। में से बन जाएगा मध्यमंडल, में से बन जाएगा मध्यमंडल। आया से बन जाएगा आपका आयन मंडल, आयन मंडल। और बाहर से बन जाएगा आपका बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, इसे कह सकते हैं हम बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल की 5 परतें हो गई आपकी। कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है थोड़ा समझ लेते हैं संक्षेप में। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, और यहीं पर हम चलते फिरते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर उठे तो हमें मिल जाएगी फौरन क्षोभ मंडल। इससे और ऊपर उठे तो हमें मिल जाएगी समताप मंडल, समताप मंडल। इससे और ऊपर उठे तो हमें मिल जाएगी मध्य मंडल, मध्य मंडल। इससे थोड़ा सा और ऊपर उठे तो हमें मिल जाएगी आयन मंडल, आयन मंडल। ठीक है, इससे और ऊपर उठे तो हमें मिल जाएगी बहिर्मंडल, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल की यही 5 परतें हैं। तो इनके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा संक्षेप में लिख लीजिएगा। क्षोभ मंडल के अंतर्गत क्या होता है? मौसम, मौसम संबंधी समस्त जानकारी, मौसम संबंधी समस्त जानकारी इसी के अंतर्गत आती है, इसी में मिलती है, इसी में मिलती है। जैसे जैसे वर्षा का होना, जैसे वर्षा का होना, बादल बनना, ये सारी ही प्रक्रिया आपकी क्षोभ मंडल के, आपकी जो परत है, ये सारी ही प्रक्रिया क्षोभ मंडल में होती है। बादल का बनना, इंद्रधनुष का दिखना, ठीक है, और भी हो सकती है। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसीलिए इसे ओजोन परत भी कहते हैं, समताप मंडल को ओजोन परत भी कहते हैं, ओजोन परत। तथा साथ ही वायुयान के लिए आदर्श, वायुयान के लिए, वायुयान के लिए आदर्श दिशा प्रदान करती है। यानी कि वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल के अंतर्गत ही उड़ते हैं, क्योंकि वायुयान के लिए आदर्श दिशा प्रदान करती है। ठीक है, समझ गए यार, समताप मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात मध्य मंडल, अब आती है बात मध्य मंडल। मध्य मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पहले तो बीच का है, इसलिए इसका नाम मध्य पड़ा। ठीक है, सबसे निम्नतम ताप इसी परत में पाया जाता है, इसीलिए इसे सबसे ठंडी परत कहते हैं। सबसे सबसे निम्नतम, निम्नतम ताप पाया जाता है। आपसे प्रश्न बन जाएगा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि इसी पर सबसे निम्नतम ताप पाया जाता है, सबसे निम्नतम ताप पाया जाता है। इसीलिए इसीलिए इसे सबसे ठंडी परत कहते हैं, इसलिए इसे सबसे ठंडी परत कहते हैं। अब आती है बात आयन मंडल। आयन मंडल के अंतर्गत रेडियो तरंगे इसी में मापते हैं, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे इसी में मापते हैं।
अब आती है बात बहिर्मंडल की। तो बहिर्मंडल के अंतर्गत क्या आता है, संचार उपग्रह इसी परत में पाए जाते हैं। जो आपके उपग्रह, संचार के उपग्रह भेजे जाते हैं, वो इसी परत में पाए जाते हैं। संचार उपग्रह इसी में पाए जाते हैं। तो आपकी वायुमंडल की 5 परत हो गई। आपने संक्षेप में समझ भी लिया इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। आपका अगला पॉइंट रह गया है जैव मंडल। अगला पॉइंट आपका क्या रह गया था, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत थी, वायुमंडल के अंतर्गत। अगला पॉइंट आपका था क्या था, जैव मंडल। जैसा कि आप जानते हैं जैव शब्द का मतलब जान से होता है। जैव शब्द आगे लग जाए तो इसका मतलब होता है जानदार चीजों से। ठीक है, इसके अंतर्गत लिख लीजिए इसका निर्माण कैसे होता है। वह क्षेत्र जिसे जिसे स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन वह स्थान, वह क्षेत्र जिसे स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख लीजिए। इसके अंतर्गत जीव जंतु, इसके अंतर्गत वही सारी चीजें आती हैं जो आपके जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि जीव जंतु, पादप, शैवाल, कवक आदि। इसी के साथ ही आज का हमारा सेशन पूरा होता है। जैसे कि आज हमने पर्यावरण को बेसिक से शुरू किया था। अगली वीडियो में हम पारिस्थितिकी को बेसिक से शुरू करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।